सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हरिमो शक्ति 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मलेशिया। तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? हरिमो शक्ति 2022, जो कि 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक इसका आयोजन होना है। और ये कब से कब तक? 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक। किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। कहां पे? पुलाई क्लुआंग, मलेशिया में। और एक्सरसाइज का नाम क्या है? हरिमो शक्ति 2022। और अगर अभी आपको याद हो तो मलेशिया के साथ एक और एक्सरसाइज हमने किया था, उदार शक्ति, वो भी हमने मलेशिया में ही किया था। अच्छा, पहले हम मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है। यहीं पे आपको वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। इसकी करेंसी होती है मलेशियन रिंगिट। प्रधानमंत्री अभी नए बने थे, अनवर इब्राहिम। आपको याद है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा बंगलुरु में, वो मलेशिया में ही अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा। अभी सुल्तान अजलान शाह कप, जो अभी नवंबर 2022 में हुआ था, ये मलेशिया में हुआ था। इसको मलेशिया ने जीता है साउथ कोरिया को हरा करके। इसका संबंध किस खेल से है? पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट है ये। और इसी तरह से सुल्तान ऑफ जौहर कप, ये भी अभी मलेशिया में हुआ था। ये भी पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट है। इसको भी भारत ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। बाकी अभी आपको याद है अमेरिका के साथ हमने युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज किया था उत्तराखंड के औली में। अमेरिका के साथ हमने वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हमने खंजर एक्सरसाइज किया था किर्गिस्तान के साथ में। अभी ओमान के साथ में हमने अल नजाह नाम का एक्सरसाइज किया था राजस्थान में। वैसे ओमान के साथ हमने अल नगाह नाम का एक्सरसाइज भी किया और नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज भी किया। अभी वियतनाम के साथ हमने विनबैक्स नाम का एक्सरसाइज किया था हरियाणा में। और सिमबैक्स नाम का एक्सरसाइज हमने सिंगापुर के साथ में किया था विशाखापत्तनम में। बांग्लादेश के साथ हमने संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था बांग्लादेश में ही। और मालाबार एक्सरसाइज ये भी जापान में हुआ था नवंबर में, जिसमें क्वाड देश पार्टिसिपेट करते हैं। क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और अभी भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास भी हुआ था तंजानिया में। अभी गरुड़ एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था राजस्थान में। गरुड़ शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ में हमने किया था अभी। बाकी जापान के साथ हमने धर्मा गार्जियन नाम का एक्सरसाइज किया था कर्नाटक में। डस्टलिक एक्सरसाइज हमने उज्बेकिस्तान के साथ में किया था, उज्बेकिस्तान में ही। सेशेल्स के साथ हमने लिमितिये नाम का एक्सरसाइज किया था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थे जो हमने 2022 में किए, इनको भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए भारत के विदेश सचिव कौन है जिनका कार्यकाल अभी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। तो अभी भारत के विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा, जिनका कार्यकाल अभी 31 दिसंबर 2022 को खत्म होना था, पर अभी इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये भारत के 34वें नंबर के विदेश सचिव बने थे। अच्छा, मुझे अगर बताओ, पूछा जाए आपसे कि भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे? KPS मेनन। और पहली महिला विदेश सचिव ये थी चाकिला अय्यर। और वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। अच्छा, कुछ और इसी तरह से सचिव आपको याद रखने हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? विवेक कुमार है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK सिन्हा है। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। वित्त सचिव TV सोमनाथ। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभय कुमार। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ। बाकी देखो, अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो इसी से मिलते जुलते मैंने जानबूझ करके ऑप्शन लिखे ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकें। जैसे कि विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये। विनय कुमार त्रिपाठी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं ये। और विनीत कुमार अभी KVIC के CEO बने थे ये। और विनय कुमार क्वात्रा ये तो आपके विदेश सचिव हैं, याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में KVIC ने कहां रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नैनीताल।
अच्छा, केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार। उन्होंने अभी नैनीताल में खादी व ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया है। अब ये है क्या? तो मधुमक्खियों का हमला करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमले को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और कैसे करेंगे ये? तो जिस रास्ते से हाथी मानव बस्तियों में आते हैं वहां पे मधुमक्खियों के बक्सों को एक तार से जोड़ दिया जाएगा, और जब हाथी वहां से गुजरेंगे तो तार के खिंचाव से, यानी कि जब वो तार से टकराएंगे तो तार का खिंचाव होएगा, उस खिंचाव से मधुमक्खियों का जो डब्बा होगा, जो बॉक्स होगा, वो खुल जाएगा और मधुमक्खियां बाहर निकल जाएगी और हाथियों पे हमला कर देंगी, जिससे हाथी आगे बढ़ने से रुकेंगे और वापस लौट जाएंगे। ये प्लानिंग है। तो याद रखना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ये एक पहल है, रीहैब परियोजना, जिसका क्या मकसद है वो भी हमने समझ लिया। केवीआईसी की बात करते हैं। पहले स्थापना होती है 1957 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। सीईओ विनीत कुमार बने और अध्यक्ष इसके मनोज कुमार हैं। एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है ये, जिसके मंत्री हैं नारायण रणे। आपको याद है केवीआईसी ने हनी प्रोसेसिंग लैब को कहां से शुरू किया था? गाजियाबाद से। अच्छा, बहुत हनी आ रहा है, तो आप मुझे बताओ मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा आज का। बाकी आप जानते हो केवीआईसी ने आदिवासियों की आय, इनकम को बढ़ाने के लिए बोल्ड प्रोजेक्ट को शुरू किया था। कहां से? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहां से? तो राजस्थान के उदयपुर के निमचा मंडा गांव से। और भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र कहां पे खोला गया? नई दिल्ली में। केवीआईसी ने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहां पे शुरू किया? तो ये भी याद रखना, गुजरात में। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में किसने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022, जो कि इसका 53वां संस्करण है। अच्छा, 53 नंबर से एक याद आएगा आपको प्रश्न कि भारत का भी 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ये बताओ आप, कौन सा बना है? और ये उत्तर प्रदेश का है वैसे तो, जो भी आप बताओगे आंसर। और ये उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर का है ये भी बताओ। और अभी उत्तर प्रदेश में भी एक एलिफेंट रिजर्व भी बना था, उसका भी उत्तर दो कि वो एलिफेंट रिजर्व भारत का कौन से नंबर का है और उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का है। 2 प्रश्न हो गए यहाँ पे आपके। बाकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। 53वां संस्करण था, जो कि 20 से लेकर 28 नवंबर तक हुआ। कहाँ पे? गोवा में। और इसमें आपने कहा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। ये स्पेनिश फिल्म है। और इसके अलावा ईरानी लेखक और निर्देशक हैं नादेर सेईवर। इनको नो एंड नाम की मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के सिल्वर पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाकी इसमें 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई गई है। और इस बार इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? चिरंजीवी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं कार्लोस सोरा को। और फ्रांस इस बार स्पॉटलाइट वाला देश रहा। और इस समारोह का उद्घाटन हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने किया, जिनके पास खेल मंत्रालय भी है। और इस बार वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में बनी पहली साइंस संस्कृत फिल्म है यानम, वो भी दिखाई गई। ये जो फिल्म है ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो थे के राधाकृष्णन, उनकी आत्मकथा है ना, माई ओडिसी मेमोयर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन, उस पर आधारित है ये फिल्म। जिसका निर्माण किसने किया ये भी याद रख लो, AV अनूप ने। तो इससे जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किए, ध्यान रखना इनको। बढ़ते आगे, चलो आप ये बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मोना लोआ ये किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है ये मोना लोआ, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। और अभी ये न्यूज में क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं इसे हम? क्योंकि 40 सालों में ये पहली बार फटा है। हवाई ये संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित एक प्रांत है। अच्छा, ज्वालामुखी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को रिवाइज करवाता हूं या पूछता हूं, जो प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले कोशिश करना आप उसका आंसर देने की, बाद में मैं तो बताऊंगा इसी। जैसे कि पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आंसर होगा माउंट कोटोपेक्स। बताओ ये किस देश में है? तो आंसर होगा इक्वेडोर। अच्छा, वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है?
ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और ये आपको मिलेगा इटली में। इटली में भी किस द्वीप पे अगर पूछे तो लिपारी द्वीप पे। और इटली में ही एटना ज्वालामुखी आपको मिलेगा सिसिली द्वीप पे। इटली में ही विसुवियस ज्वालामुखी आपको मिलेगा। अच्छा, वैसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप पर है। बैरन ज्वालामुखी ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। और आपने कहा मोनालोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पर है। और इसी द्वीप पर किलायू ज्वालामुखी भी आपको मिलेगा, वो भी ध्यान रखना। माउंट मेरापी ये आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। सिनाबुंग भी आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। और क्राकातोआ ज्वालामुखी भी आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी आपको मिलेगा। माउंट एसो ज्वालामुखी भी आपको जापान में मिलेगा। और माउंट एरेबस ज्वालामुखी ये किस महाद्वीप पे है? अंटार्कटिका। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान से सुनना, कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? तो आंसर होगा ज्वालामुखी को। और रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। तो इस पे स्थित जो भी देश वगैरह है वहां पे ये चीजें होती रहती है, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, ये सब। तो ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लेना, इन्हें याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते ही रहते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वीडियो के लिंक को एक बार कॉपी करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड ये किसने स्थापित किया? तो आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोस। ये चेन्नई में स्थित एक प्राइवेट कंपनी है। तो अभी 28 नवंबर 2022 को भारत के पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण इसरो के अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ उन्होंने किया। कहां पे किया? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, यानी कि इसरो परिसर के भीतर किया। और इस लॉन्च पैड को चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, उसके द्वारा डिजाइन और पूरी तरह से संचालित किया जाएगा। अच्छा, अग्निकुल के सह संस्थापक और सीईओ कौन है? उनका नाम भी याद रखो, श्रीनाथ रविचंद्रन है। अच्छा, इसी तरह से 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि अभी स्काईरूट जो कि एक प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी है, इसने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का परीक्षण किया था, ये याद रखना। और अभी इसरो ने लॉन्च किया था भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस। ये नाम याद रखना, विक्रम एस। किसने बनाया? स्काईरूट ने ही बनाया। ये हैदराबाद का स्टार्टअप है। तो स्काईरूट तो हैदराबाद का है और अग्निकुल चेन्नई का है, ये ध्यान रखना। आपको याद है भारत के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर में किया था हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना, नितिन गडकरी, उन्होंने। बाकी इसरो की बात भी हुई है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती 1969 में और इसके चेयरमैन एस सोमनाथ हैं, 10वें नंबर के बने थे अभी। इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी इसरो ने एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम भी लॉन्च किया था जिसका नाम है स्पार्क। और अभी इसरो ने लंदन की एक कंपनी है वन वेब नाम से उसके 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च भी किया था। किसके द्वारा? GSLV M3 M2 रॉकेट के द्वारा। यहाँ पे M2 का मतलब हो गया कि इस रॉकेट का ये दूसरा मिशन था। और याद रखना ये रॉकेट इसरो का अब तक का सबसे भारी रॉकेट है और इस रॉकेट का ये पहला व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल लॉन्च था। अच्छा, भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स मतलब होता है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा प्रसून जोशी को। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के जो CEO हैं प्रसून जोशी, उनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वे उत्तराखंड के ही मूल निवासी है और वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्में जैसे कि रंग दे बसंती, फना, तारे जमी पर जैसी हिट फिल्मों के गीत भी लिखे हैं। अभी 2013 में जो फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, उसकी पटकथा भी उन्होंने ही लिखी थी। और इससे पहले आपने देखा होगा इसी साल
जो ऋषभ पंत थे उन्हें भी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, अक्षय कुमार को भी बनाया गया था और अब ये प्रसून जोशी को बनाया गया है। बाकी अभी महेंद्र सिंह धोनी की बात करोगे तो गरुड़ एरोस्पेस के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे और अभी नवी टेक्नोलॉजीज के बने। बाकी नीरज चोपड़ा अभी प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उससे पहले टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के बने थे। सौरव गांगुली की बात करोगे तो अभी बंधन बैंक के बने थे और उससे पहले ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी हमने देखा अभी सूर्य कुमार यादव ये अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आदिदास की ब्रांड एम्बेसडर है मणिका बत्रा, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे मनोज तिवारी। लियोनल मेसी जो हैं ये फुटबॉल प्लेयर हैं, बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रोहित शर्मा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बने थे। और एक कन्नड़ एक्टर है किच्चा सुदीप, जिनको अभी कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हीरो मोटोकॉप के बने थे रामचरण। युवराज सिंह ये नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने। रवि शास्त्री फैन कोड के बने थे। स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल इंडिया की और उससे पहले गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए हाल ही में इंडियन फिस्कल फेडरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा YV रेड्डी ने। तो RBI के पूर्व गवर्नर रहे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे YV रेड्डी, इन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। और उन्होंने इस बुक को GR रेड्डी के साथ मिलकर के लिखा है। और ये कौन है GR रेड्डी? ये तमिलनाडु सरकार में वित्त सलाहकार है। और इसे लॉन्च किसने किया? हमारे जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह ने। NK सिंह का फुल फॉर्म होता है नंद किशोर सिंह। और नंद किशोर सिंह की ऑटोबायोग्राफी भी याद रखना, पोर्ट्रेट्स ऑफ पार। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी से आपको याद आएगा कुछ क्रिकेटर्स हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को हम रिवाइज करेंगे। जैसे कि शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे जिनका निधन हो गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी नो स्पिन। सौरव गांगुली की है अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। शाहिद अफरीदी की है गेम चेंजर। VVS लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। संजय माजरेकर की है इम्परफेक्ट। क्रिस गेल की है 6 मशीन। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अब एक प्रश्न आपके लिए होगा, माइंड मास्टर की किसकी ऑटोबायोग्राफी है और उनका संबंध किस खेल से है, ये भी बताओ। हम बढ़ते आगे, चलिए बताइए हाल ही में मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा गैस लाइटिंग को। मरियम वेबस्टर ये अमेरिका की मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन डिक्शनरी है जिसने अभी गैस लाइटिंग शब्द को 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। गैस लाइटिंग का अर्थ होता है किसी के साथ लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक तौर पर खेलना, मतलब किसी को मनोवैज्ञानिक तौर पर धोखा देना आप कह सकते हो। इससे पहले अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था और उससे पहले कॉलिंस डिक्शनरी ने परमो क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। ध्यान रखना वो भी। बढ़ते आगे, चलिए बताइए हाल ही में एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जिसका नाम दिया है अम्लान, इसको किस राज्य ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जिन्होंने उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये अम्लान अभियान शुरू किया। और यहाँ पे अम्लान का फुल फॉर्म क्या हो गया? एनीमिया मुक्त लखिया अभियान। और इसे राज्य के सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा। एनीमिया में क्या होता है आपको बताए, ब्लड में जो RBC की मात्रा होती है उसकी कमी हो जाती है। और RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसका काम क्या होता है? हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना। जिसका काम क्या होता है? हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो जब RBC की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर की कोशिकाओं तक सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिससे व्यक्ति या जो मरीज होगा वो काफी ज्यादा थकान महसूस करेगा, कमजोरी फील करेगा। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और आपको पता ही है देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? भुवनेश्वर में। भारत की पहली चेस अकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन? गणेशी लाल। अभी आपको याद हो तो उड़ीसा ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया था। और 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ये उड़ीसा में होंगे। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपका उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है।
और एक और बीच हम पढ़ते हैं गोल्डन बीच, ये आपके उड़ीसा के पुरी में है। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाला ये भारत का पहला समुद्री तट बना था। अभी उड़ीसा ने भूजल स्तर में सुधार करने के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की थी। और उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? हेमानंद बिस्वाल। और भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा उड़ीसा। अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में टॉप पे रहा था उड़ीसा। मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में टॉप पे है। और उड़ीसा की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ये शुरू किया उड़ीसा ने। कोणार्क सूर्य मंदिर आपको यहीं पे मिलेगा उड़ीसा में। और बनाया किसने, निर्माण किसने किया? गंगवंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। अभी 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर यही है। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और 10 रुपए के नोट पे इसी का चित्र अंकित है। और उड़ीसा में कुछ त्योहार, कुछ महोत्सव है, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया। इन सबका आयोजन आपके उड़ीसा में होता है, ये ध्यान रखना। और अगर पूछोगे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील ये है चिल्का लेक, ये आपको उड़ीसा में मिलेगी। ये रही भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा इसी को मिला था, 1981 की बात है। और इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है यहाँ पे? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल होमवर्क प्रश्न की शीट लग नहीं पाई थी। वैसे बीच बीच में आप लोगों से जो मैंने प्रश्न पूछे थे उन सभी के आपने प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। और इन सभी का प्रैक्टिस करने के लिए क्विज बनाकर अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। उनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा वहीं पे। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।